वह दुल्हन बनकर जब मंडप में आई तो कितनी ही निगाहें उस पर ठहर गईं। सजावट और श्रृंगार ने उसके नए रूप को और भी निखार दिया था, जिससे वह बेहद सुंदर और मनमोहक लग रही थी। उसका मासूम चेहरा खुशी से दमक रहा था। वह अब मंडप में बैठ चुकी थी और फेरे होने में अभी कुछ समय बाकी था, क्योंकि यह एक संयुक्त विवाह समारोह था। इसीलिए बारात कहीं और से नहीं आनी थी। दूल्हा आयान घर में ही मौजूद था। वह मुस्कुराते हुए आयान के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सबसे अच्छी सहेली शालिनी उसके सामने आकर बैठ गई। न जाने क्यों शालिनी बार बार उसका चेहरा देखे जा रही थी और सौम्या को यह थोड़ा अजीब लगने लगा। क्या हुआ शालिनी, ऐसे क्यों देख रही हो? सौम्या ने धीरे से पूछा। शालिनी उसकी बहुत करीबी दोस्त थी, लेकिन आज उसके देखने का अंदाज कुछ अलग ही था। उसका चेहरा कठोरता से भरा था। मैं देख रही हूँ कि कोई किसी और की मोहब्बत को छीन कर भी इतनी सुकून से कैसे बैठ सकता है। शालिनी के लहजे में सख्ती थी। सौम्या अचंभित रह गई। आयान के साथ उसकी शादी अचानक तय हुई थी और शालिनी यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आज जब वह सौम्या को दुल्हन के रूप में देख रही थी तो उसके भीतर की जलन उमड़ पड़ी। तुम ये क्या कह रही हो शालिनी? सौम्या के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। अभी और इसी वक्त उठो और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। अपने इस नकली अस्तित्व को लेकर आयान की जिंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि आयान सिर्फ मेरा है। शालिनी ने ठंडे स्वर में कहा। सौम्या अवाक रह गई। कुछ पल तक तो वह उसे बस देखती रही, जैसे शालिनी पागल हो गई हो। उसकी आंखों में नफरत और दर्द का तूफान था। कुछ ही देर में मेरी और आयान की शादी होने वाली है और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सौम्या ने गुस्से में कहा। शालिनी उसके चाचा की बेटी थी, वही चाचा जिन्होंने सौम्या को अपनी बेटी की तरह पाला था, क्योंकि उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। आयान उसके पापा के दोस्त का बेटा था। सौम्या और आयान की शादी दोनों की रजामंदी से हो रही थी, लेकिन शालिनी की बातें उसकी समझ से बाहर थी। आयान सिर्फ मेरा है, मेरा प्यार, कोई समझौता नहीं, जुनून है। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। शालिनी ने आंखों में दीवानगी लिए कहा। सौम्या के मन में सवालों का तूफान उठ गया। उसने सब मेहमानों की ओर देखा, लेकिन सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं था। मैं कहीं नहीं जा रही, बल्कि तुम अपना यह पागलपन लेकर यहाँ से चली जाओ। सौम्या अब भी संयम रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई थी। शालिनी ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मरोड़ दिया। दर्द से सौम्या का चेहरा तमतमा उठा। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में अब भी सिर्फ हैरानी और विश्वासघात का साया था। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं अगले 5 मिनट में सभी के सामने तुम्हारे रजत के साथ पुराने रिश्ते का खुलासा कर दूंगी। शालिनी ने जैसे उसके सिर पर बम फोड़ दिया। सौम्या स्तब्ध रह गई। रजत के साथ उसका पुराना रिश्ता एक भावनात्मक लगाव का हिस्सा था। दोनों कभी एक दूसरे को पसंद करते थे। कुछ वक्त तक बातें भी होती थी और कई बार यूनिवर्सिटी के बाहर मुलाकात भी हुई थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि रजत उसे धोखा दे रहा है, उसने हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया था। सिर्फ अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के लिए वह रजत को एक शरीफ इंसान समझती थी। लेकिन सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने अपने इस प्रेम का राज शालिनी से साझा किया था। रजत से बातें करते वक्त वह यह भूल जाती थी कि शालिनी भी वहाँ मौजूद है, क्योंकि उसके दिल में शालिनी के लिए कोई शक नहीं था। वो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन आज वही शालिनी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शालिनी उसकी हर बात को कितनी गंभीरता से अपने भीतर सहेजती जा रही थी। जब तक कि रजत से उसका रिश्ता पूरी तरह टूट नहीं गया और चाचा ने आयान के साथ उसका रिश्ता तय नहीं कर दिया, शालिनी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज उसकी शादी के दिन वह सब कुछ सामने ले आई, जैसे किसी जहरीले सांप ने पूरी उम्र डसने की सोच ली हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती शालिनी, सौम्या की आवाज कांप रही थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं रजत को बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। मेरे और उसके बीच कोई गलत रिश्ता नहीं था।
बस पसंद की हद तक हम जुड़े थे। उसकी आंखों से गम और सदमे के आंसू बह रहे थे। वह पूरी तरह से शालिनी की ओर ही देख रही थी, जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था। मुझे सिर्फ आयान चाहिए, शालिनी ने तिल मिलाकर कहा। मैं आयान को किसी और के साथ नहीं देख सकती, चाहे मुझे उसे तुमसे छीनना पड़े या फिर दुनिया से छीनना पड़े, लेकिन मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शालिनी पिछले 2 सालों से आयान से प्रेम करती थी। उसे कभी यह नहीं पता चला कि यह प्रेम कब दीवानगी बन गया। जब उसके पिता ने सौम्या के लिए आयान का रिश्ता तय किया तो वह जैसे भीतर से जल उठी। उसे ये महसूस हुआ जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। सौम्या जानती थी कि आयान का स्वभाव थोड़ा संदेह करने वाला है। वह उसे पसंद करता था, लेकिन इतना भरोसेमंद नहीं था कि उस पर आंख मूंद कर यकीन किया जा सके। अगर किसी ने उसके दिल में शक पैदा कर दिया तो शायद वह किसी की भी बात मान सकता था, खासकर अपनी माँ की, जो पहले से ही सौम्या को अपशगुनी समझती थी। उनका मानना था कि सौम्या की वजह से ही उसके पिता की मृत्यु हुई थी। वो सौम्या के पिता को अपने भाई जैसा मानती थी। तुम पहले ही पिताजी को अपनी पसंद के बारे में बता सकती थी शालिनी, सौम्या ने गुस्से और दुख से कहा। अब यह सब ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरी मोहब्बत मजाक लगती है? शालिनी की आंखें लाल थी। मैंने 2 साल सिर्फ आयान के ख्वाब देखे हैं और अब तुम उसे यूं ही ले जाओगी? तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, उसके बाद तुम्हारी तस्वीरें और सारे चैट्स मैं सबके सामने भेज दूंगी, फिर देखना आयान तुम्हारा कैसे रहता है। सौम्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लग रहा था जैसे वह भीतर से बिखर रही है। वह कभी नहीं सोच सकती थी कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। वह अपनी चमकती दमकती सजी हुई दुल्हन की पोशाक में उस स्टेज पर बैठी थी और अब उसके आगे सिर्फ अंधेरा था। क्या हो अगर वह अभी उठकर वहां से चली जाए? लोग क्या कहेंगे? उसका पूरा परिवार, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और शायद आयान भी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लोग उसे बदचलन कहेंगे, मनहूस के साथ साथ बद किरदार भी। शालिनी ने उसे एक आखिरी सख्त चेतावनी भरी नजर से देखा और वहां से चली गई। उसके पास अब सिर्फ 5 मिनट थे। सौम्या इधर उधर इस उम्मीद में देख रही थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शालिनी अब भी उसे घूर रही थी। आखिरकार सौम्या स्टेज से उठी। इर्द गिर्द खड़ी औरतों ने उसकी चाल में लड़खड़ाहट देखी। बेटा, कहाँ जा रही हो? जी, वॉशरूम जाना है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं चलूं साथ? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। वह अपना भारी लहंगा संभालती हुई वहां से निकली और सीधा अपने कमरे में पहुंची, जहां कोई मेहमान नहीं था। उसने अपने कमरे को एक आखिरी बार देखा और फिर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसे कुछ होश नहीं था कि कोई देख रहा है या नहीं। उसे अब सिर्फ वहां से निकलना था और वह निकल भी गई। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि सौम्या जैसी नाजुक लड़की इस तरह शादी के दिन सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। आयान, जो उसके भाग्य का हिस्सा बनने वाला था, अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया था, जो उससे छीन लिया गया था। जलन और नफरत से वह बाहर निकलकर सड़कों पर चलती रही, बेतहाशा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज तक वह कॉलेज के अलावा कभी अकेली नहीं निकली थी और अब वह अनजान रास्तों पर नंगे पांव छलनी हो चुके दिल के साथ चलती जा रही थी। मौसम भी उस वक्त उसकी हालत से मेल खा रहा था। तेज हवाएं, घने बादल, जैसे आसमान भी उसके दुख पर रो रहा हो। वह चलते चलते एक वीरान सड़क पर आ गई, जहां दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी सामने से एक गाड़ी तेजी से आती दिखी और उसके जहन में जैसे एक धमाका हुआ। तुम सिर्फ मनहूस नहीं हो, बल्कि चरित्रहीन भी हो। तुमने अपने माता पिता के साथ अपने चाचा की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे चले जाने के बाद शायद तुम्हारा चाचा फिर कभी सिर उठाकर जी ही ना पाए। लोग उसकी परवरिश पर सवाल उठाएंगे। उसके पास ना तो कोई ठिकाना है, ना कोई अपनापन और शायद अब जीने का अधिकार भी नहीं। एक ही पल में उसने फैसला कर लिया और सड़क के बीचों बीच आकर आंखें मूंद ली, हाथ फैला दिए। उसके पास सामने आती मौत को गले लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शायद इस तरह से उसे सम्मान मिल जाता। गाड़ी बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन ड्राइवर
ड्राइवर ने वक्त रहते देख लिया कि वो खुद को मारने के इरादे से खड़ी है। उसने तुरंत ब्रेक मारे और गाड़ी का रुख मोड़ दिया। टायरों की जोरदार आवाज के साथ गाड़ी लड़खड़ाती हुई दूर तक खींचती चली गई और उसका संतुलन भी बिगड़ गया। गाड़ी को नुकसान भी हुआ। ड्राइवर दरवाजा खोलकर बाहर निकला और वो लड़की डरी दबी नजरों से उसे देख रही थी। उसे अंदाजा था कि अब ये शख्स उसे बुरी तरह डांटेगा और नुकसान की भरपाई भी मांगेगा। उसने तो उसकी जान बचाने के लिए खुद नुकसान झेला था। कोई भी हादसा हो सकता था। अगर मरने का इतना ही शौक है तो किसी कुएं में कूद जाओ। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करने चली आई हो? अमित अवस्थी ने उसे एक पल देखा। वो एकदम दुल्हन के रूप में थी, फिर गुस्से से फट पड़ा। वो अब भी उसे देख रही थी, लेकिन क्या कहे समझ नहीं पा रही थी। मैं मरना चाहती हूँ। मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी गाड़ी का नुकसान हो। मैं तो खुद ही बर्बाद हूँ। उसकी आंखों से अनायास आंसू बह निकले। वो उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी शक्ल सूरत से वो एक मासूम और डरी सहमी लड़की लग रही थी जो किसी बड़ी मुसीबत में थी। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अमित ने कहा और गाड़ी की ओर इशारा किया। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती उसके पीछे चलती। किसी अनजान पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता था, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे बस इस जगह से, उन लोगों से दूर जाना था जिनकी जिंदगी में वो सिर्फ एक कलंक बनकर रह गई थी। गाड़ी में बैठते ही अमित ने सवाल किया, लगता है आप घर से भागी हैं? नहीं, मैं किसी की लालच का शिकार बन गई हूँ। आज मेरी शादी थी, लेकिन मेरी खुशियों को किसी और ने छीन लिया। मुझे वहां से निकाल दिया गया। वो अब भी रो रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी। मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ। अगर आप चाहें तो आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? मेरे पास कोई घर नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि अब उस घर में मुझे कभी वापस नहीं अपनाया जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को संभालती हुई कह रही थी, तो क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी या फिर मैं तुम्हें किसी सुरक्षित महिला शेल्टर होम में छोड़ दूं? अमित ने प्रस्ताव दिया। उसके लिए किसी अजनबी पर भरोसा करना मौत के समान था। वो नहीं जानती थी कि सामने वाला आदमी कौन है, कैसा है, लेकिन फिर भी अमित की आंखों में एक ईमानदारी सी नजर आई। उसने कहा, ठीक है, मेरे घर मत चलो। मैं तुम्हें एक अच्छे सुरक्षित शेल्टर होम में छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वहां जाना तुम्हें ठीक ना लगे तो मेरे घर में मेरी दादी भी है। तुम वहां कुछ दिन रह सकती हो। बस इतना करना कि मेरी दादी की देखभाल कर दिया करो। उसे थोड़ी राहत मिली। शेल्टर होम से अच्छा तो यही लगता था कि वह किसी बुजुर्ग महिला की सेवा करते हुए सुरक्षित छत के नीचे रहे, और वह शख्स भी गंभीर और भरोसेमंद लग रहा था। अंततः उसने चुपचाप हामी भर दी और अमित अवस्थी के साथ चल दी। घर पहुंचते ही ड्राइंग रूम में दादी इंतजार कर रही थी। अमित ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर उस लड़की का परिचय दिया। दादी, ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। मेरी एक दोस्त है। सुनीता हैरानी से पोते को देखती रही। आज तक किसी लड़की में उसने दिलचस्पी नहीं ली थी। आज वो खुद एक दुल्हन सी लड़की को दोस्त बताकर घर ला रहा था। अमित तो आराम करने ऊपर चला गया। लड़की चुपचाप सहमी सी बैठी रही। बेटी, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। मुझे खुशी है कि तुम अमित की दोस्त हो, दादी ने आत्मीयता से कहा। अमित बहुत संजीदा और समझदार लड़का है और उसकी नौकरी भी जिम्मेदारियों से भरी है। वो बस सिर झुकाकर बैठी रही। जवाब में क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। जाओ, काम वाली तुम्हें कमरा दिखा देगी। आराम कर लो, मैं खाना कमरे में ही भिजवा देती हूँ। चाहो तो तुम्हारे लिए कोई आरामदायक कपड़ा भी भेज देती हूँ। उसने चुपचाप सिर हिलाया। वाकई उसे शांति और नींद की सख्त जरूरत थी। उसके दिमाग में चाचा का चेहरा घूम रहा था, जिन्होंने उसे बेटी की तरह पाला था, लेकिन अब सब बदल गया था। धीरे धीरे उसकी आंखें भीगती चली गई और वह सो गई, यही सोचते सोचते कि शायद उसने अपने नसीब से बहुत जल्दी हार मान ली थी। शाम तक वो सोती रही। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश के बाद मौसम बहुत सुहावना था। अगले दिन फिर अमित से मुलाकात नहीं हुई। शायद वो ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहता था, लेकिन हैरानी तब हुई जब नौकरानी के हाथों उसके लिए कुछ नए कपड़े आए। शायद अमित ने ही भेजे थे, क्योंकि दादी तो घर से बाहर जाती ही नहीं थी। दादी ने बताया था कि अमित के माता पिता की मृत्यु के बाद ही उसकी परवरिश उन्होंने की थी और तब
से वही उसकी देखभाल कर रही थी। आज वह अपने पैरों पर खड़ा है। उसके लिए अब उसकी पूरी दुनिया सुनीता जी है। सिर्फ 2 दिनों में ही उसे सुनीता जी से गहरा लगाव हो गया था। उसने घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली थी और सुनीता जी भी उसकी मौजूदगी से इस कदर अपनापन महसूस करने लगी थी जैसे उनकी अपनी बेटी उनके पास लौट आई हो। पहले जब अमित की गैर मौजूदगी से उन्हें अकेलापन महसूस होता था, अब वह एक शांत और अपनापन भरे माहौल में जी रही थी। उस शाम वह सुनीता जी के कमरे में थी, तभी अमित उनसे मिलने आया। शायद वह अभी काम से लौटा था। वह उठकर जाने लगी, लेकिन अमित ने उसे वहीं बैठने को कह दिया और वह बैठ गई। अमित काफी देर तक सुनीता जी के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछता रहा, जबकि वह चुपचाप वहीं बैठकर उसे देखती रही। उसे यह मानना पड़ा कि सामने बैठा यह व्यक्ति बेहद आकर्षक व्यक्तित्व रखता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी बातें सीधे दिल में उतरती हैं। उसे पहले आयान पसंद था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि आयान अमित के सामने कुछ भी नहीं था। एक सच्चे पुरुष की पहचान इसी में है कि वह बिना किसी शक संदेह के एक औरत पर विश्वास कर सके और यह समझे कि हर औरत झूठी नहीं होती। अगर आयान में जरा भी यह यकीन होता कि वह उसके चरित्र की रक्षा करेगा, तो शायद वह कभी शालिनी की बातों में आकर घर से नहीं भागती। क्या होता अगर आयान अमित जैसा मजबूत, संजीदा और समझदार पुरुष होता, जो बिना बोले ही यह समझ जाता कि सामने वाला कितना सच्चा है। यही सब सोचते हुए उसकी आंखें फिर से भीग गईं। जब अमित ने उसकी ओर देखा तो वह जल्दी से नजरें झुका गई। मुझे लगता है दादी माँ आपकी मौजूदगी से बहुत सुकून में हैं, अमित ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। वह भी हल्के से मुस्कुरा दी और सुनीता जी की ओर स्नेह से देखा। बहुत अच्छी लड़की है, सुनीता जी ने कहा। मेरा बहुत ख्याल रखती है। इसके आने के बाद मेरा समय बहुत अच्छे से गुजर रहा है, अमित मुस्कुरा दिया। उस समय वह सफेद सलवार कुर्ते में सिर पर सफेद दुपट्टा ओढ़े एक मासूम परी सी लग रही थी। उसके साफ सुथरे चेहरे से झलकती सादगी किसी को भी उसकी ओर खींच सकती थी। अमित देर तक उसे शांति से देखता रहा, जैसे किसी बात पर सोच रहा हो। वह भी कभी कभी सोच में पड़ जाती कि आखिर अमित ने उसे यहाँ क्यों रोका हुआ है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे लिए कोई उचित नौकरी ढूंढ दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी, वह उठते हुए बोली। सुनीता जी हैरत से उसे देख रही थी। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है मेरी बच्ची, क्या तुम यहाँ ठीक नहीं हो? नहीं दादी माँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन यह मेरी आत्मसम्मान की बात है। उसने सुनीता जी को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और सुनीता जी ने भी उसे यही सलाह दी कि वह दोबारा उन स्वार्थी लोगों के बीच ना जाए जिन्होंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वह यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। फिर भी वह नहीं चाहती थी कि वह इस घर पर बोझ बन जाए और ना ही अमित की जिंदगी में कोई अवांछित दखल दे। बहुत अच्छा फैसला है। वैसे भी इंसान को अपनी जिम्मेदारियों के लिए खुद पर ही निर्भर रहना चाहिए, अमित ने नरमी से मुस्कुराकर कहा और बाहर निकल गया। वह उसके पीछे देखते हुए रह गई। शायद अमित को यह पसंद नहीं था कि वह इस घर में ज्यादा हस्तक्षेप करे। शायद वह भी यही चाहता था कि वह जल्दी से आत्मनिर्भर होकर अपने रास्ते पर निकल जाए। उसके बाद आने वाले दिनों में उसने इस विषय पर अमित से कोई चर्चा नहीं की और ना ही अमित से कोई लंबी बातचीत हुई। कभी कभी वह सुबह नाश्ते के वक्त निकल रहा होता जब वह रसोई से बाहर आती, या कभी कभार शाम के खाने पर मिलना होता, लेकिन उसे यह उचित नहीं लगता था कि खाने की मेज पर इस विषय को दोहराया जाए, क्योंकि अमित उस वक्त केवल अपनी दादी पर ध्यान देता और उन्हीं से बातचीत करता। उस दिन सुनीता जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह दवा लेने के बाद वह आराम करने चली गई थी। अमित की शायद छुट्टी थी, इसीलिए वह सुबह के बाद भी घर में मौजूद था। वह पूरे दिन बेचैनी से इधर उधर घूमती रही। एक ओर उसे सुनीता जी की चिंता थी और दूसरी ओर अकेलापन उसे परेशान कर रहा था। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। घर में बोरियत और चिंता के कारण वह बगीचे में आ गई, जहाँ हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और मौसम में एक नई ताजगी घुली हुई थी। यह सर्दियों की शाम थी। हर दूसरे दिन हल्की बारिश हो रही थी और यह मौसम उसे
बेहद पसंद था। अक्सर ऐसे मौसम में वह अपने और बाबूजी के लिए पकौड़े बनाया करती थी। घर के बाकी सदस्य उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे, लेकिन शालिनी और बाबूजी उससे स्नेह से बात करते थे और वह भी उन दोनों में घुल मिल जाती थी। समय के साथ शालिनी का असली रूप सामने आ गया था, लेकिन बाबूजी की मोहब्बत आज भी उसके दिल में कायम थी। उन्हें याद करते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। वह यूं ही बिना उद्देश्य टहल रही थी और अमित उसकी ओर ध्यान दे रहा था। अपने काम में व्यस्त होने के बावजूद उसकी निगाहें बार बार उस पर टिक जाती थी। वह लड़की लेमन रंग की कुर्ती में सिर पर दुपट्टा लिए शांत भाव से टहल रही थी। उसे यूं लगा जैसे वह रो रही हो। उसने नौकर को आवाज दी और इशारा करके समझाया कि वह उसे बुला लाए। मैडम साहब ने बुलाया है। उसने चौंक कर अमित की ओर देखा, जो थोड़ी दूरी पर बैठा था। वह उसकी मौजूदगी को बिल्कुल भूल चुकी थी। दुपट्टा ठीक करते हुए वह धीमे कदमों से उसके पास चली गई। वह उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गई। अमित पूरी तरह उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा था। उस दिन तुमने जॉब के बारे में बात की थी, लेकिन तब से तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से नजरें झुकाते हुए पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? आहिस्ता से अपना हाथ झुकाते हुए वह खुफिया अंदाज में पूछने लगी। उसकी तेज निगाहें उसके चेहरे पर जम गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा काम, क्योंकि उसे अब तक यह भी अंदाजा नहीं था कि अमित किस तरह का कार्य करता है। उसके काम के बारे में उसकी जानकारी न होने के कारण पहली बार उसके दिल में खौफ भी समा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित उसे यहाँ रखने के बदले में अपने साथ किसी गुप्त काम में उलझा लेना चाहता हो। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा गुप्त काम करना है जिसके बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता होगा। उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। तुम अपनी मेहनत से अपना घर भी खरीद सकती हो और घर लौटकर अपने परिवार के सामने भी सच्चाई बताने का साहस रख सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अमित की यह बात सुनते ही वह जल्दी से कुर्सी से उठ खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं सिर्फ नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे इसके अलावा किसी भी काम में उलझना नहीं है। वह जैसे ही मुड़ने लगी, अमित ने फिर से उसे रोका। क्या तुम्हें इस घर में मुझसे कभी कोई परेशानी हुई है? क्या अब भी मैं तुम्हारे लिए भरोसेमंद नहीं हूँ? उसके कदम रुक गए। बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद जो चाहे करना। ना चाहते हुए भी वह फिर से बैठ गई। उसकी आंखों में थोड़ा भय था। तुम्हें कुमार के घर जाना है और वहां से मेरे लिए कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर आना है। विश्वास रखो, इस काम में मैं तुम्हारी पूरी सुरक्षा करूंगा। तुम्हें बस यही करना है। बदले में 12 लाख रुपए और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। बोलो, मंजूर है? वह पूरी गंभीरता से बात कर रहा था। कुमार कौन है? सौम्या की आवाज हल्की सी कांप रही थी। यह सब मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा। तुम्हें केवल वही करना है जो मैं कहूँ। सोच समझ कर निर्णय लेना और फिर मुझे बताना। जब पहली बार उसकी गाड़ी से वह टकराई थी, उसी दिन अमित को यह आभास हो गया था कि वह उसके लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। वह उसे अपने विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है, और वह उद्देश्य जिसे पूरा करने के लिए वह 2 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। सौम्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पूरी रात वह अमित की पेशकश पर सोचती रही। उसने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन उसे नौकरी की आवश्यकता थी। उसका मन बार बार उसे समझा रहा था कि अगर यह कोई गलत काम नहीं है तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन दूसरी ओर उसे अपनी इज्जत और जान दोनों का खतरा महसूस हो रहा था। हालांकि अमित ने उसे यकीन दिलाया था कि वह उसकी सुरक्षा करेगा, परंतु उस पर भरोसा करना कठिन था। उस घर में रहते हुए उसे 20 दिन हो चुके थे और अब तक उसने कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी थी। सुबह तक वह पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी कि वह इस काम में अमित का साथ देगी। उसकी जिंदगी संवर सकती है और वह अमित के एहसान का बदला भी चुका सकेगी। सुबह नाश्ते की मेज पर ही अमित मिल गया। उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा और चाय का प्याला उठा लिया। एक पल को फिर उसके मन ने कहा कि वह मना कर दे। उसने साहस जुटाया, स्वीकार कर लिया, मैं आपके साथ हूँ आपका काम करने के लिए, लेकिन
कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। उसने बात को मोड़ दिया और सौम्या को चुप रहना पड़ा। यह किस बारे में बात हो रही है? कौन सा काम? सुनीता जी ने बीच में पूछा। सौम्या ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आराम से बैठिए दादी जी, यह मेरे काम से जुड़ी बात है। अमित सच बोल रहा है ना? बताओ मुझे सौम्या। उसने एक नजर अमित की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, जी दादी जी, चिंता मत कीजिए, यह सच कह रहे हैं। उस दिन उन दोनों के बीच सौदा तय हो गया। अब वह केवल अगले संकेत के इंतजार में थी कि कब उसे कुमार के घर रवाना किया जाएगा। अमित ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली थी। अब बस उसे अमल में लाना बाकी था। उस रात वह अपने बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही थी। थोड़ी देर पहले ही वह दादी जी को दवा देकर आई थी और अब नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अमित उसके कमरे में दाखिल हुआ। शायद यह पहली बार था जब वह उसके कमरे में आया था। जब से वह इस घर में रह रही थी वह कभी अंदर नहीं आया था। उसका दुपट्टा सोफे पर पड़ा हुआ था और वह सलवार कुर्ता पहने हल्की सी बिखरी हुई हालत में बेहद सुंदर लग रही थी। अमित दरवाजे की चौखट पर खड़ा उसे निहारता रहा। वह झट से उठी और अपने बालों को समेटने लगी। लंबी गर्दन पर कुछ लटें चिपकी हुई थी और बाल पीठ तक फैले हुए थे। उसने उन्हें झट से समेटकर क्लचर लगा लिया। अमित की नजरें बार बार उसके दुपट्टे पर जा रही थी। जब सौम्या ने उसकी नजरों की दिशा समझी तो अमित ने आगे बढ़कर दुपट्टा उठाकर उसे थमा दिया। उसने जल्दी से सिर पर ओढ़ लिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वह सोफे की ओर इशारा करते हुए बोला। जी क्यों नहीं, कृपया बैठिए। उसकी अपने कमरे में अमित की मौजूदगी से धड़कनें तेज हो रही थी। तुम्हें वही करना है जो उस दिन सड़क पर मेरे सामने किया था, यानी यह दिखावा कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। क्या मैं दिन में नहीं जा सकती जैसे सामान्य लोग जाते हैं? उसके पूछने पर अमित मुस्कुराते हुए बोला, कुमार ने आज तक किसी भी नौकर को घर में नहीं रखा है। उसे केवल अपने कुछ रिश्तेदारों पर ही विश्वास है और उन्हें भी वह रात में घर में नहीं रुकने देता। हमें लगता है कि कुमार कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। उसके खिलाफ कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जो उसी के कमरे में मौजूद हैं। यही दस्तावेज तुम्हें लाने हैं। वह मुझ पर भरोसा क्यों करेगा? अगर तुम मेरे कहने पर कार्य करोगी तो वह जरूर तुम पर भरोसा करेगा। उसकी कठोर वाणी देखकर सौम्या ने चुप्पी साध ली। उस रात जब तुम मेरे सामने आई थी यह बहुत ही अजीब था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हालत में सड़क पर मिलोगी, तो मैं तुम पर विश्वास करते हुए तुम्हें अपने घर ले आया। आज तुम मेरे घर में आजाद हो। कुमार जरूर तुम्हारे मासूम चेहरे को देखकर धोखा खा जाएगा और तुम्हें वही सब दोहराना है जिससे तुम पहले भी गुजर चुकी हो। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि उस लड़की की आंखों में दर्द की एक गहरी परछाई है। शायद वह यह सोच रही थी कि अमित उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, लेकिन अमित को उसकी परवाह नहीं थी क्योंकि वह उसे बदले में इतना कुछ दे रहा था जिससे वह अपनी जिंदगी सुधार सकती थी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? उसने उठते हुए पूछा। जी, यह काम इतना मुश्किल नहीं है। अगर कुमार उस पर विश्वास कर लेता और वो दस्तावेज उसे मिल जाते तो फिर वह पूरी तरह आजाद हो सकती थी और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसे सामने बैठे शख्स अमित पर पूरा विश्वास था कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। फिर भी मन में चलती उथल पुथल के कारण उसने उससे पूछ लिया, अगर मुझे कुछ हो गया तो? वह दरवाजे से वापस मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अमित की आंखों में देख रही थी। तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। सौम्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अमित से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी, जबकि वह यह नहीं जानती थी कि सामने वाले ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान को दबाया था जो दरवाजे से निकलते ही होठों पर फैल गई थी। जिंदगी में पहली बार अगर अमित किसी लड़की की मासूमियत पर मुस्कुराया था तो वह सौम्या थी, जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की वजह बन रही थी। अगला दिन पूरा हल्की हल्की बारिश में गुजरा। उसे अंदाजा था कि शायद आज उसे लेने कोई आए। दिल में एक अजीब सा डर समाया हुआ था और वही हुआ। शाम के करीब अमित का कॉल आया। उसने कहा कि वह वही लहंगा पहनकर घर से बाहर आए। मौसम काफी बादलों से ढका हुआ था। कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली थी और आसमान की गहराई ने शाम को और रहस्यमय बना दिया था। गाड़ी में
खामोशी छाई हुई थी। वह बार बार नजरें उठाकर अमित के गंभीर चेहरे को देखती और फिर अपनी गोद में रखे हाथों की ओर नजरें झुका लेती। उसने वही लहंगा पहना था जो फिर से उसकी बीती यादों को ताजा कर रहा था। अमित ने खुद आगे बढ़कर उसके बालों को अस्त व्यस्त कर दिया, उसका चेहरा हल्का पीला कर दिया और लहंगे को थोड़ा फाड़कर उसे आम सी हालत में लाकर खड़ा कर दिया। क्या अब वह पूरी तरह उसके उद्देश्य के लिए तैयार थी? बाकी काम उसका था। उसे कुमार के घर से कुछ दूर छोड़ दिया गया। अगर वो दरवाजा ना खोले तो परेशान मत होना, वह तुम्हें कैमरों से देख रहा होगा। तुम्हारे लहंगे में ट्रांसमीटर लगाया गया है, चिंता मत करना, मैं यहीं कहीं आसपास हूँ। और कोशिश करना कि दस्तावेजों की तरफ तभी जाना जब कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो। पहले हर चीज को ठीक से पहचान कर लेना। गाड़ी से उतरने से पहले वह बार बार उसकी आंखों में देख रही थी। ना जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे वह अमित से बिछड़ रही है। अंदर जाकर ना जाने क्या हो जाए। अमित उसकी हर हरकत को संजीदगी से देख रहा था और वह डर भी रही थी, जो बिल्कुल स्वाभाविक था। गाड़ी से निकलते ही वह दौड़ पड़ी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना दुपट्टा संभालते हुए कुमार के घर की ओर बढ़ी और दौड़ते दौड़ते वहां पहुंची। अमित उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। ना जाने क्यों अमित का दिल पहली बार अजनबी घबराहट से धड़क रहा था। शायद इसलिए कि उसने उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका मन खुद को दोषी मानता। अपने मन को तसल्ली देते हुए वह टीम के साथ थोड़ी राहत में चला गया। आगे जो होना था देखा जाएगा। भागने की वजह से वह लगातार हाँफ रही थी। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। कुमार के दरवाजे पर वह इस तरह गिरी जैसे बहुत लंबा सफर तय करके आई हो। बारिश अब जोर पकड़ चुकी थी और बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने मौसम को और डरावना बना दिया था। वह दरवाजे के पास सर टिकाए बैठी थी और फिर पल भर में उठकर उसने दस्तक देना शुरू कर दी। कोई है, कृपया मेरी मदद कीजिए। वह इस कदर मासूमियत से रो रही थी कि देखने वाला भी धोखा खा जाए, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन अमित के सामने वह टूटी थी। काफी देर तक दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह थक कर वहीं गिर गई, जैसे उसका होश और शरीर साथ छोड़ रहे थे। कुमार ने कैमरों से उसे देख लिया था। वह भले ही किसी पर भरोसा न करता हो, लेकिन जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। यही वजह थी कि वह बाहर मौजूद लड़की को नजरअंदाज नहीं कर पाया। काफी देर तक देखता रहा और अंततः हथियार लेकर दरवाजा खोला। उसकी उम्र तकरीबन 50 साल रही होगी। उसने हथियार अपने हाथ में थामा और दरवाजा खोला। बाहर गिरी हुई लड़की को देखकर कुछ पल वह चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। बिजली की चमक में उसका चेहरा साफ दिखाई देता और फिर अंधेरा उसे ढक लेता। कई क्षण सोचने के बाद उसने आगे बढ़कर लड़की को सहारा देकर उठाया और अंदर ले गया। सौम्या लगातार ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे पूरी तरह होश नहीं है। उसे सोफे पर बिठा दिया गया और वह किचन से पानी ले आया। शायद वह आज भी घर में अकेला था। किसी अनजाने डर के कारण उसका दिल बार बार धड़क रहा था और वह केवल अमित के भरोसे खुद को मजबूत बनाए हुए थी। काफी देर बाद उसने आंखें खोली तो देखा कि कुमार उसके सामने बैठा है। वह थोड़ा उसकी ओर झुका हुआ था। कुमार को देखते ही वह योजना के अनुसार डरकर पीछे हट गई। कुमार कुछ देर उसकी डरी हुई आंखों को देखता रहा और फिर धीरे धीरे उसके पास आया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आंखें पैनी और लहजा सख्त था। आज मेरी शादी है और सिर्फ संपत्ति के लिए मेरे चचेरे भाई मुझे मार डालना चाहते हैं। वो दो लड़के मेरे पीछे पड़ गए थे और मैं बड़ी मुश्किल से उनसे बचकर भागी हूँ, नहीं तो वो मुझे जान से मार देते। आप कृपया मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। वह लड़की रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी थी। गाड़ी में लगे माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई बातों को वह व्यक्ति पूरी एकाग्रता से सुन रहा था। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी नजरों में आश्चर्य था। उन्हें भरोसा था कि वह लड़की यह सब कर सकती है। तुम्हें सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए था, ना कि रोती पीटती यहाँ आना चाहिए था। कुमार अब भी गंभीरता से भरा था।
मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है। मैं उन सब से बहुत डर गई थी। उसका स्वर और लहजा दोनों ही काँप रहे थे। क्या तुम्हारे पास किसी रिश्तेदार का नंबर है या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुम भरोसा करती हो? कुमार ने पूछा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेरा सिर फट रहा है दर्द से। कहते हुए उसने अपने घुटनों पर सिर टिका लिया और जोर जोर से रोने लगी। कुमार के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि वह किसी की बातों में आ गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, तब तक तुम सामने वाले कमरे में जाकर आराम करो। कुमार ने कहते हुए फोन मिलाया। शायद वह किसी महिला को बुला रहा था। वह लड़की यह नहीं समझ पाई कि वह महिला घरेलू सहायिका थी या कोई रिश्तेदार। जिस घर का नक्शा उसे बताया गया था वह हूबहू वही था। उसने कुमार का कमरा भी आसानी से ढूंढ लिया। उसकी नजरें लगातार चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसे लगता था कि कुमार अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, मगर कुमार उस पर लगातार नजर बनाए हुए था। उसने कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया था, तो फिर इस लड़की पर क्यों करता? कमरे में घुसते ही उसने बहुत जल्दबाजी दिखाई और खुद को शांत करने के बाद बिस्तर पर बैठ गई। कुछ देर बाद घर में एक और महिला आई जो उम्र में लगभग कुमार के जैसी ही थी। वह नहीं जानती थी कि यह महिला कौन है। महिला रसोई में जाकर सूप बनाकर लाई और उसे कमरे में दिया। उसे कुमार के घर आए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। उसने सूप का प्याला पकड़ लिया, लेकिन महिला के जाते ही उसने सूप पास रखे डस्टबिन में फेंक दिया। वह अब भी कुमार पर विश्वास नहीं कर सकती थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुमार और उसके साथियों ने उस पर विश्वास कर लिया था और उसे रात वहीं बिताने की इजाजत दे दी थी। उसने तय किया था कि वह इस काम को जल्दी निपटाएगी। रात होते ही वह कमरे से बाहर निकली और लाइट बंद कर दी। कमरे में एक कोने में जल रही मध्यम रोशनी में वह धीरे से बाहर निकली। उसे यकीन था कि सब अपने अपने कमरों में जा चुके होंगे। उसने कुमार के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कुमार उस समय अपने स्टडी रूम में था। वह इतनी सावधानी से चल रही थी कि उसके कदमों की आहट खुद उसे नहीं सुनाई दे रही थी। कमरे में घुप अंधेरा था। खिड़की से छनकर आ रही हल्की रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। वह बेड के पास रखे साइड टेबल की ओर बढ़ी और जैसे ही दराज पर हाथ रखा, पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। वह स्तब्ध रह गई। पलट कर देखा तो कुमार दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। अगर इन कागजात को चुराना इतना आसान होता तो मैं इन्हें जमीन में गाड़ चुका होता। दराज में क्यों रखता? कुमार की आवाज में घमंड झलक रहा था। उसे समझ नहीं आया कि पल भर में सब कुछ कैसे बिगड़ गया। शायद उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ही कुमार की आवाज गूंजी, बाकी सभी सतर्क हो गए। शायद वह लड़की पकड़ी जा चुकी थी। अमित को बहुत निराशा हुई। अब कुछ ही देर में वह उसका नाम बता देगी और पूरा मिशन बर्बाद हो जाएगा। कुमार ने उसको बाल पकड़कर दीवार से सटा दिया। किसके कहने पर आई हो और कौन हो तुम? उसके चेहरे के पास आकर वह गुर्राया। ऐसा लग रहा था जैसे घर में अब केवल वही था, किसी के कहने पर नहीं। आपको गलतफहमी हो रही है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उसने कांपते हुए अपने बाल छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन कुमार ने उसे बिस्तर पर पटक दिया। उसे लगता था कि उसके गुप्त कारनामों की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन अगर यह लड़की किसी के इशारे पर आई थी तो जरूर उसके पीछे कोई ताकतवर व्यक्ति होगा। कुमार ने गुस्से में उसका दुपट्टा खींचकर जमीन पर फेंक दिया। अब सारा मिशन इस लड़की की वजह से खतरे में था। आखिर तुम इतनी गैर जिम्मेदार हरकत कैसे कर सकते हो अमित? एक सामान्य सी लड़की को इस काम के लिए भेज दिया। मिशन प्रमुख ने उसे फटकार लगाई, लेकिन इस समय उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ माइक्रोफोन से आ रही उस लड़की की चीखों पर था। सर, मुझे उस लड़की को बचाना होगा। मैं उसे यूं नहीं छोड़ सकता। उसका दिल डर से कांप उठा था। धड़कनों की तेजी से उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। मुझे नहीं लगता कि कुमार उसकी इज्जत लूटेगा। वह सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रहा है और तुम ऐसा नहीं करोगे। यह मिशन का नियम है कि यदि कोई पकड़ा जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन सर, मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वह चीख पड़ा।
सभी ने पहली बार अमित को यूं गुस्से और बेबसी में चीखते हुए देखा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इज्जत लूटना क्या होता है। तुम्हें अपनी जुबान से उसका नाम लेना ही पड़ेगा जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। कुमार ने उसे उठाते हुए दीवार पर दे मारा। उसका माथा फट चुका था और खून की धारें उसके चेहरे पर बह रही थी। वो डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने एक पल में ही फैसला कर लिया। वो मर जाएगी लेकिन अमित का नाम नहीं लेगी। अगर उसकी जान चली भी जाए तो किसी और को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अमित को किसी और मुसीबत में नहीं डाल सकती। कुमार ने उसका चेहरा कसकर पकड़ा। आज तुम अपनी जान और अपनी इज्जत के लिए तरसोगी। वह पूरी तरह हैवानियत पर उतर आया था। उसने दर्द से आंखें मूंद ली। उसे यकीन हो चला था कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगी। कुमार ने उसे बिस्तर पर फेंका और उसकी चीखों से पूरा बंगला गूंज उठा। कुमार जबरदस्ती उस पर हावी हो रहा था। तभी अमित सब कुछ छोड़कर कुमार के बंगले की तरफ दौड़ा। रुक जाओ अमित, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अमित ने किसी की नहीं सुनी। उसके दिमाग में बस एक ही चीखें गूंज रही थी। अगले ही पल कुमार के दरवाजे पर जोर की आवाज आई। नीचे कोई मौजूद था। फायरिंग की आवाजें लगातार आ रही थी। कुमार एक पल में ही सतर्क हो गया और कागजात समेटकर भागने की कोशिश करने लगा। उसने हिम्मत कर कुमार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुमार ने उसे जोर से धक्का दिया और वो दीवार से जा टकराई। उसके सिर में गहरी चोट लगी। उसका पूरा शरीर घाव से भर गया। कुमार स्टडी रूम के गुप्त रास्ते से भाग निकला। ये योजना एक आम सी थी जो बुरी तरह से असफल हो गई थी। अमित गुस्से से दहाड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ। सौम्या ने उसे देखकर चीख मारी और अगले ही पल बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई। वह उसे चांद सी अनमोल चीज की तरह अपनी बाहों में समेट कर नीचे लाया। इस मिशन की नाकामी ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। कुमार भाग गया। जरूरी कागजात उसके हाथ से निकल गए। मिशन हेड पहले ही कह चुका था कि किसी प्रशिक्षित महिला को कुमार के पास भेजा जाए, लेकिन अमित के मन में सिर्फ सौम्या का ख्याल था। उस समय उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि उसने सौम्या को बचा लिया। उसकी इज्जत और जान दोनों सुरक्षित थी। अस्पताल के गलियारे में वह डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। वह बहुत बड़े मानसिक सदमे में है। शायद डर के कारण बेहोश हो गई। हमने पट्टी कर दी है, आप थोड़ी देर में मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। अमित के लिए यही काफी था कि सौम्या सुरक्षित थी। अगर मिशन दोबारा शुरू करना पड़े तो वह फिर मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन अगर सौम्या चली जाती तो शायद वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। वो लड़की जिससे उसने कहा था कि वह उसकी रक्षा करेगा, वो कमरे में गया तो देखा वह होश में थी। कैसी हो तुम? उसने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए अमित को देखा। आंखों में नमी भर आई। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे तुम्हारी चिता पर बैठकर हाथ जोड़ने पड़ते। उसने मुस्कुराकर अमित की ओर देखा। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं नहीं ले सकती थी। अगर मर भी जाती तो किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन आपकी जान बहुत जरूरी थी। अगर तुम्हारी जिंदगी इतनी ही गैर जरूरी होती तो मैं वहां पहुंचता ही क्यों? अमित ने कहा। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसी शाम उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अमित उसे अपने घर ले आया। दादी उसे देखकर ही परेशान हो गई। क्या जरूरत थी इस मौसम में बाहर जाने की? सिर्फ तुम्हारी वजह से अमित की जान भी खतरे में पड़ गई। दादी का दुख कम नहीं हो रहा था। उन्होंने हर तरह से उसका ख्याल रखा। 10 दिनों तक वह पूरी तरह बिस्तर पर रही, लेकिन अमित दोबारा उसे देखने नहीं आया। यह बात सौम्या को कहीं ना कहीं चुभी। कम से कम एक बार तो आना चाहिए था। उस शाम अमित उसके कमरे में आया। हाथ में 2 कप चाय थे। उसे देखकर सौम्या ने मुंह फेर लिया। उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह उससे कोई बात नहीं करेगी। अमित ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसकी ओर देखा और फिर सोफे पर बैठ गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब रुकने की क्या जरूरत है? इतने दिन हो गए पूछने में। उसने तंज कसा। मैं चाहता था कि जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ तभी तुम्हारी खबर लूं। हर काम में आपकी कोई ना कोई योजना होती है। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। उसने हंसते हुए उसकी ओर देखा। उसकी नाराजगी भरे
चेहरे में भी वह बेहद सुंदर लग रही थी। मैं वापस जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे वापस छोड़ आइए। कहाँ वापस? उसी दुनिया में जहाँ से तुम डरकर मेरी दुनिया में आई थी। वह बहुत गंभीर था। मेरे पास और कोई चारा नहीं है तो मुझसे शादी कर लो, उसने अचानक कह दिया। पूरा वातावरण जैसे थम गया। वो स्तब्ध होकर उसे देखती रही, जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो। क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ, मैं एक ऐसी लड़की को अपनाना चाहता हूँ जो बहादुर है, जिसे हालातों से लड़ना आता है, जो मेरा साथ निभाना जानती है। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? उसे अंदाजा भी नहीं था कि अमित उससे जीवन संगनी बनने का प्रस्ताव देगा। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। मैं इस लायक नहीं हूँ अमित जी, आप मुझसे कहीं बेहतर इंसान के हकदार हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। अमित धीरे से उसके पास आया और उसके हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। जिंदगी में पहली बार मेरा दिल किसी के लिए इस तरह धड़का है। पहली बार किसी को खो देने का डर मेरे ऊपर इस हद तक हावी हुआ है कि मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं तुम्हें सच में अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ और ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि दादी माँ की भी ख्वाहिश है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में अपने घर ले जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ सुकून और अपनापन है। वो उसकी आंखों में झांक रही थी। उसका दिल बेकाबू सा हो गया था, लेकिन अब भी उसकी आंखों में डर था। मैं आपके लिए कोई मिशन या काम नहीं करूंगी, उसके स्वर में हल्की कपकपी थी। अमित उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। इन कामों में तुम्हारा साथ कैसा होता है वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। अब बस तुम्हें किसी काम में नहीं डालूंगा। अब तुम सिर्फ एक ही काम में मेरा साथ दो, मुझसे विवाह करने में, मेरी जिंदगी का एकमात्र हकदार बनने में और मेरे परिवार को आगे बढ़ाने में। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने नजरें नीची कर ली। हैरत की बात है कि तुम्हारे चेहरे पर लाली छा गई, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी तुमने अमित का वो रूप नहीं देखा जो देखकर तुम खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो उसकी आंखों की गर्मी से उलझन में आ गई थी। आप यहाँ से जाइए, जो भी निर्णय होगा मैं दादी को बता दूंगी। तो दादी के पोते को बताने में क्या परेशानी है? अमित वहीं बैठा रहा, जैसे अब हाँ सुने बिना नहीं जाएगा। आप जा रहे हैं अमित, या मैं चली जाऊं? आखिरकार वह झुलझुला गई। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन सुबह तक अपने फैसले से दादी को जरूर अवगत करा देना, क्योंकि उनका पोता और इंतजार नहीं करेगा। वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया और वो अपने चेहरे को छुपाकर मुस्कुराई। आयान उसे पसंद था, लेकिन अमित से उसे सच्चा प्रेम हो गया था। वह जानती थी कि आयान उस पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि जिंदगी के हर मोड़ पर अमित उसका साथ देगा और उसे एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसके साथ विवाह कर वह अपने मजबूत चरित्र का प्रमाण अपने चाचा को दे सके। उन्हें बताना चाहती थी कि उस दिन वह घर से भागी नहीं थी, बल्कि उसे मजबूरन हटाया गया था। वह अपनों की जलन का शिकार हुई थी और अपनों की खुशियों की खातिर उसे अपने रास्ते से हटना पड़ा था। वो रात बेहद खास थी, एक नई उम्मीद, एक नया सपना और एक नई शुरुआत का आगाज। उसने आंखें बंद की और मन ही मन अमित के साथ जीवन की खूबसूरत कल्पना में खो गई। अमित के साथ उसका अगला जीवन सफर बहुत ही सुंदर होने वाला था। दोस्तों, आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगली कहानी के लिए आप कुछ नाम सुझाएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।